बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमत की मौशी कारकर्दगी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मौशी रिफॉर्म्स के लिए IMF की हिदायत की ज़रूरत क्यों पेश आती है। हम क्यों अपनी मर्जी से फैसला साजी नहीं कर सकते। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुज़ाकराती अमल की नाकामी की सूरत में तहरीक इंसाफ का क्या लाहे अमल होगा। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा जिसमें हम फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ग्रेटर इजराइल के नक्शे के पस मंज़र में हकीकत क्या है। आज पाकिस्तान मौशी मसाइल का शिकार है। हमारी मईशत IMF के प्लान के तहत चल रही है। 25 सितंबर 2024 को IMF ने पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए मौशी प्लान मंजूर किया था, जिसके तहत कुल $7 बिलियन मिलने हैं और प्रोग्राम 37 माह पर मुहित है। गुज़श्ता 77 बरसों में पाकिस्तान 25 मौशी प्रोग्राम्स हासिल कर चुका है। पाकिस्तान का आलमी मौशी इदारे के साथ ताल्लुक 1958 से चला आ रहा है और आज तक पाकिस्तान की हर कायम होने वाली हुकूमत ये दावा करती रही है कि ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, लेकिन कभी भी ऐसा ना हो सका। मईशत की बहाली के लिए हमें एक के बाद एक नया प्रोग्राम हासिल करना पड़ा। हमारे मौशी फैसले भी हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। आज पाकिस्तान के मौशी फैसले IMF की हिदायत की रोशनी में किए जा रहे हैं। रवां हफ्ते के आगाज़ पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने राइट साइजिंग के लिए कायम कमेटी के रुकन सलमान अहमद और पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कयानी के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहम ऐलानात किए और पाकिस्तान के मौशी मुस्तकबिल का रोड मैप पेश किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बताया कि हुकूमत ने 1.5 लाख खाली असामियाँ ख़त्म कर दी हैं। पहले मरहले में 80 इदारों को कम करके 40 कर दिया गया है। वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और वजारत सेफ्रॉन को जम कर दिया गया है और वजारत कैड को ख़त्म कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 43 वजारतों और उनके 400 इदारों में राइट साइजिंग का अमल 30 जून 2025 तक मरहलावार मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक सारे राइट साइजिंग के अमल से 900 अरब रुपए के सालाना हुकूमती अखराजात में खातिर खा कमी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मजीद बात करते हुए वज़ीर ख़जाना का कहना था कि राइट साइजिंग IMF का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हुकूमत अहम फैसलों की ओनरशिप लेने की बजाय इसको अपनी मजबूरी बता रही है कि हमें आलमी इदारे की जिम्मेदारियों के नतीजे में फैसला साजी करनी पड़ रही है। हुकूमती रिफॉर्म्स के हवाले से बात करते हुए आपको बताते चलें कि IMF के मुआहदे के मुताबिक 15 मार्च 2025 को IMF रिव्यू मुतवक्के है और मौशी प्लान के तसलसल के लिए पाकिस्तान को तमाम अहदाफ हासिल करने होंगे। IMF की शराइत को अगर देखा जाए तो इसमें हुकूमत के बुनियादी बजट खसारे की हद, टैक्स रिटर्न फाइलर्स की तादाद का हदफ, चारों सूबाई हुकूमतों के मुश्तरका कैश सरप्लस का हदफ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स रेवेन्यू का हदफ, रिटेलर्स से टैक्स वसूली, बिजली के शोबे में अदायगी के बकायाजात की हद, ज़रई आमदन पर टैक्स, 2024 के इख्तिताम तक 2 डिस्कोस की निजकारी की तैयारी। ये वो अहम शोबे हैं जिन पर हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। मौशी माहिर हफीज़ पाशा का हुकूमत की कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए कहना है कि मार्च में होने वाले IMF के जायज़े का नतीजा गैर यकीनी है क्योंकि कुछ बड़े खसारी अहम इस्लाहात पर अमल दरामद न होने का तसलसल मौजूद है। पाकिस्तान क्या IMF के तमाम अहदाफ हासिल कर सकेगा और हुकूमत की मौशी रिफॉर्म्स की राह में आखिर रुकावट है क्या? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हासिल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली और राइट साइजिंग के लिए पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कयानी। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल कयानी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, हम बहुत अरसे से बात करते आ रहे हैं कि IMF पाकिस्तान को जो कुछ करने के लिए कहता है या जो शराइत जिनकी हम बहुत बात करते हैं वो सामने रखता है, वो असल में तो पाकिस्तान की इकॉनमी के हक़ में जाती हैं कि हमने बहुत देर कर दी, उन पे अगर ख़ुद अमल कर लिया होता तो IMF के हमें ये कहने की ज़रूरत ना पेश आती। तो पहले तो बताइएगा कि हुकूमत आखिर अच्छे इक़दामात कर भी रही होती है तो उनकी ओनरशिप क्यों नहीं लेती? इंस्टेड ऑफ ओनिंग इट एक अपोलोजेटिक बिहेवियर क्यों सामने आता है कि जी मजबूरी है, IMF ने कह दिया है, ये शराइत हैं, पूरी करनी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मुझे नहीं पता ये तासुर क्यों आपको मिला है। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर कमिट की है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आईएमएफ के कहने पर ही उस चीज़ का आगाज़ हुआ है। ये राइट साइजिंग के हवाले से मैं आपको वाज़े तौर पे कहना चाहूँगा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की अपना प्रोरोगेटिव है और ये उन्हीं का अपना उनकी थॉट थी, उनका आइडिया है कि हम हुकूमत का हुजम, उसका अखराजात में कमी में जो भी गुंजाइश है उसको हमें देखना चाहिए और उसको हुकूमत को ज़्यादा लीन करना चाहिए। हुकूमत के अंदर अखराजात की भी कमी होनी चाहिए और हुकूमत के अंदर जहाँ पे भी डुप्लिकेशन है, जहाँ पे भी इदारे जो कि अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे या दो दो तीन तीन इदारे एक जैसा काम कर रहे हैं, सबका जायज़ा लेके हमें हुकूमत को ना सिर्फ अखराजात के हवाले से ज़्यादा कम करना है या लीन करना है, बल्कि उसकी एफिशिएंसी में भी इजाफा करना है। तो ये तो एक प्राइम मिनिस्टर की अपनी सोच थी। और जब आईएमएफ के आप एक प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हों या उसमें हों और जब इस तरह का एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म या रिफॉर्म्स पैकेज का एक इस तरह का अहम हिस्सा हो, तो वो फिर आईएमएफ प्रोग्राम में शामिल करने में कोई हर्ज नहीं होता। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, ओवर आर्चिंग पॉइंट ये है कि जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आईएमएफ के प्रोग्राम में कमिटेड हैं, ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि आईएमएफ के कहने के ऊपर ये चीज़ें हो रही है वरना नहीं होनी। एग्जैक्टली ये मेरा चीज़ें असल सवाल भी यही था, आपने हमें जो खुद कहा करनी चाहिए। बिल्कुल कि आपने जो राइट साइजिंग की बात की कि जी जी, दिस इज अ हम गुड ये थिंग वो कि चीज़ें हैं हुकूमती जो हमारी अखराजात कम हुकूमत करने पीएमएल के लिए हमेशा अगर कहते आप हैं कि इकदाम हमारी ले रहे मईशत हैं, की ज़रूरत है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली लिंक जो है ना वो आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ हो जाता है कि जी शर्त है तो मजबूरी है, ये हो रहा है। आपका ये इकदाम तो अच्छा है अगर हुकूमती खर्चे कम होते हैं तो। नहीं, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता हूँ, आईएमएफ का प्रोग्राम ना भी होता तो हुकूमत ये काम कर रही होती, ठीक। क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि ये काम करने वाला है हम्म। और हुकूमत ये समझती है कि इससे मईशत की बेहतरी आएगी। मगर आईएमएफ के प्रोग्राम का डिज़ाइन ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप आईएमएफ के अंदर जब आप प्रोग्राम फाइनलाइज़ करते हैं, उसमें जब बेंचमार्क्स फाइनलाइज़ करते हैं, तो हुकूमत बहुत सारी चीज़ें जो खुद कर रही होती है वो भी उसमें शामिल करती है। क्योंकि फिर जब ये बात आती है कि आपने प्राइमरी बैलेंस का टारगेट किस तरह जी। अचीव करना है या दीगर शोबों में इस्लाहात किस तरह करनी है, तो हम बता देते हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं जो हमारी अपना होम ग्रोन इकोनॉमिक प्लान का हिस्सा है। राइट साइजिंग इज़ एग्जैक्टली अ पार्ट ऑफ दैट। ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना एक आइडिया था। मगर जब इस तरह का एक काम हो रहा हो तो फिर हम आईएमएफ से अपने उन मुज़ाकरात में इसको एक्नॉलेज करवाते हैं कि ये भी आप जो काम हुकूमत ऑलरेडी कर रही है, फिर एक्नॉलेज एट दिस एज वन ऑफ द थिंग्स जिसको आप एक्नॉलेज करते हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है। सो इसलिए हरगिज़ भी इसको इस तनाजुर में नहीं देखा जाना चाहिए कि हुकूमत इसलिए कर रही है क्योंकि आईएमएफ कह रही है। हुकूमत इसलिए कर रही है क्योंकि ये काम हुकूमत करना समझती है, पाकिस्तान की बेहतरी में है, और आईएमएफ प्रोग्राम ना होता तब भी हुकूमत ये काम करती। ठीक। अच्छा, अभी आपने जिस तरह से खुद ही उस दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख रही थी कि टारगेट इसके लिए जो सेट किया हुआ है, जो डेडलाइन है वो जून 2025, इस साल 6 महीने ये जो आपके पास रह गए हैं, 5.5 अगर कहा जाए तो ये आपको लगता है कि उस वक्त तक वाकई अचीवेबल टारगेट है, या अगर कहीं पर कोई रुकावट है, कहीं किसी की तरफ से बाज़ औक़ात होता है, हम देखते हैं मेंबरान को ही या काबीना के वज़रा को ही एतराज़ात होना शुरू हो जाते हैं, उस किस्म की तो कोई हर्डल नहीं है? नहीं, उसमें सादिया साहिबा देखिए, इसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाई पावर्ड कमेटी ऑन ये बनाई ऑन द राइट साइजिंग ऑफ द जी। फेडरल गवर्नमेंट, तो इसमें पहले आगाज़ में ये बहस हुई डिज़ाइन की स्टेज पे कि इसको किस तरीके से काम को आगे लेके जाया जाए। आपने माजी में देखा है कि एक दो एफर्ट्स हुई हैं जहाँ पे इस तरह हुकूमत की इस तरह आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स भी आई। इशरत साहब ने भी एक रिपोर्ट की और दीगर और रिपोर्ट्स हैं। मगर उसमें इशू ये होता है कि वो 1.5-2 साल के काम के बाद एक मोटी सी रिपोर्ट बन जाती है, उसके बाद फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में इशू आते हैं। तो हमने फिर यहाँ पे ये तजवीज़ दी जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव की कि आप एक वक्त में 5 या 6 सिर्फ वजारतों का बैच लें और उसके जो अटैच डिपार्टमेंट्स हैं उसका जायज़ा लेके उसको कंसिडर करके कमेटी उसकी रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश करे और कैबिनेट फिर जब फैसला कर ले तो वो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में चले जाएं और फिर हम अगली बैच ऑफ 5 मिनिस्ट्रीज़ और सो को कंसिडर कर लें। इस तरीके से अब हम वेव 3 तीसरी वेव के अंदर हम ऑलरेडी आ गए हैं। पहले तकरीबन 2 जो बैचेस हैं वो मुकम्मल हो गए हैं और इसलिए अब हम इस प्रोसेस के तहत आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी पर उम्मीद हैं, हम पर उम्मीद हैं कि बाय द एंड ऑफ जून हम इसी तरह 5-5, 6-6 वजारतों को एक एक कंसिडर करके उनके अटैच डिपार्टमेंट्स के ऊपर अपना काम करके कैबिनेट से अप्रूव करा के इस तरह मुख्तलिफ फेजेज़ में जून तक ये काम मुकम्मल कर लेंगे।
तो इंशाल्लाह जी जिस मोमेंटम से अभी तक तो कमेटी काम करती रही है और जिस मोमेंटम से अभी तक डिसीजंस होती रही हैं और जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में चीज़ें जा रही हैं, हम पूरी उम्मीद है ठीक है। इंशाल्लाह कि बाय ये द एक्स्ट्रा एंड ऑफ वजारतें या जिनकी जून दिस ज़रूरत ईयर नहीं है या इंशाल्लाह ये कहीं काम पर मुकम्मल होगा। डुप्लीकेशन है, तो इनके ख़त्म हो जाने से कितना कोई फ़ायदा आप देख रहे हैं कौमी ख़जाने को? जी देखिए, ये तो क्वांटिफाई होगा जी ऑन अ केस बाय केस बेसिस, खासतौर पे जो फैसले हो गए हैं जब वो इम्प्लीमेंटेशन में जा रहे हैं तो ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है। मगर देखिए, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि अखराजात की कमी इसका एक हिस्सा है। जी। हम देखते हैं कि 3-3 4-4 इदारे एक ही जैसा काम कर रहे हैं साइलोज में, वर्टिकल्स में, और हम इस तरह के इंस्टेंसेस में हमने सजेस्ट किया कमेटी ने कि इनको मर्ज कर दिया जाए, एक इदारा बनाया जाए, दीन इदारा। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो 18वीं तरमीम के बाद वफाक में सूबाई फंक्शंस हैं जो कि परफॉर्म हो रहे हैं, हम वो भी देख रहे हैं कि कहाँ पे वो चीज़ें करेक्ट होने वाली हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अखराजात का बायस तो हैं, मगर एज सच कुछ परफॉर्मेंस उनकी है नहीं, या ठीक है। उसकी कोई एज सच ज़रूरत नहीं है। पर्पस वो नहीं परफॉर्म करी, उसको भी देख रहे हैं जहाँ पे तरीके से वाइंड अप। तो ये देखिए, मैं आपको सिर्फ मिसाल देता हूँ कि जो पहली 5 वजारतें जब हुकूमत ने, 6 थी अगर आप कैट को मिला लें जिसका क्लोजर रिकमेंड किया, और आपने जिक्र भी किया कि सैफरॉन को कश्मीर अफेयर्स में मर्ज करना है, उन 5 वजारतों और जब उनकी मुतल्लिका मिल मिला के 80 हमने उन महकमों को जब देखा जो उन 5 वजारतों से मुंसलिक थे, हमारी रिकमेंडेशंस के बाद, कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद जो कैबिनेट ने भी फिर अप्रूव की हैं, उसमें अब ये 80 के बाद ये 40 महकमे हो जाएंगे। ठीक है। और ये रिडक्शन होगी 3-4 तरीकों से। कुछ एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर्स के 3-4 एक जैसा काम करने वाले इदारे मर्ज कर दिए जाएंगे, कुछ एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर टू प्रोविंसेस जो 18वीं तरमीम के बाद उनका काम बनता है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कुछ इदारे वाइंड अप होंगे। तो इस तरीके से 5-5, 6-6 वजारतों के ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि खातिर ख्वाह हुकूमत का साइज़ भी ज़्यादा लीन होगा, अखराजात में भी कमी आएगी और हुकूमत की वर्किंग में भी, एफिशिएंसी में भी बेहतरी आएगी, और जो लोग हुकूमत से ऑन अ डेली बेसिस अपने इनफरादी या बिजनेस के कामों या दीगर कामों के लिए हुकूमत के साथ जिनकी इंटरेक्शन होती है, उनको ऐसा नहीं करना पड़े कि 5-5 जगहों पे जाके एनओसी लेने पड़े, उनके लिए उनकी भी हुकूमत के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा बेहतर हो, और हुकूमत और आवाम की जो दरमियान जो इंटरेक्शन है उसमें बेहतरी है और ज़्यादा अभी एफिशिएंसी। 1.5 लाख जो खाली असामियाँ ख़त्म करने की भी बात की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में तो ये रिवाज है ना कि सरकारी नौकरी प्रेफर की जाती है, क्योंकि उसमें लोगों को लगता है कि तनख्वाह आती रहेगी जी, पक्की नौकरी है, काम करने की ज़रूरत नहीं है। घोस्ट मुलाजिमीन आपको हर इदारे में या वजारत में कहीं ना कहीं उनकी भी फहरिस्त मिल जाती है जो काम पे नहीं आ रहे होते हैं लेकिन तनख्वाहें ले रहे होते हैं। तो ये भी ऑब्वियसली एक बड़ा अच्छा इक़दाम हुकूमत की तरफ से हमने देखा है। अच्छा, IMF के प्रोग्राम के रिव्यू की तरफ आ जाएँ, मैंने हवाला दिया यहाँ डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब का। उन्होंने इनफैक्ट ही रोट अ पीस ऑन दिस एज वेल। उन्होंने टारगेट्स जो कि हुकूमत ने मिस किए हैं और जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि जी गैर तसलसल या गैर यकीनी ये रिव्यू होगा या प्रोग्राम होगा, वो 3-4 मैं आपके सामने रख देती हूँ, इस पर ज़रा फरमाइएगा। वो कहते हैं कि अगर माजी को देखा जाए, रिकॉर्ड को देखा जाए, तो FBR के जमा करदा टैक्स रेवेन्यू का हदफ पूरा नहीं हुआ। ताजे दोस्त स्कीम के तहत रिटेलर से टैक्स वसूली का हदफ पूरा नहीं हुआ। फिर बिजली के शोबे की अदायगी के बकायाजात की हद जो है वो हम नहीं उस तक पहुंच पा रहे हैं। फिर ज़रई आमदन के टैक्स के कानून में तब्दीली, ये वो 4-5 बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे वो समझते हैं कि इसके IMF के जायज़े का नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। जी देखिए, मेरा ख्याल है ये डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है जी। देखिए, एक जो प्रोग्राम है IMF का, उसके अंदर दीगर स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स होते हैं, और अगर आप मतलब कि आप हमेशा कोई ना कोई टारगेट्स को देख सकते हैं कि शायद थोड़ी लैग कर रहे हैं, बट ओवरऑल प्रोग्राम इज़ ऑन ट्रैक। और आपने रिसेंट भी जब IMF यहाँ से होके गई थी और एक डिस्कशंस रिव्यू की हुई थी, तो आपने देखा था उसके बाद भी IMF ने इसी तरह की पॉजिटिव स्टेटमेंट दी थी, हालांकि इसी तरह की बातें तब भी की जा रही थी। तो देखिए, यकीनन आई थिंक FBR के रेवेन्यूज़ में अब आप अगर देखें तो महंगाई की जो कमी हुई है, इन्फ्लेशन रही है, और जो इम्पोर्ट्स में कमी है, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि उसका FBR के टारगेट्स पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है। बट देखिए, बुनियादी तौर पे IMF के साथ जो आपकी प्राइमरी कमिटमेंट होती है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल टारगेट्स, वो आपकी प्राइमरी बैलेंस की होती है।
तो इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि जो हमने प्राइमरी बैलेंस का टारगेट उनके साथ एग्री किया हुआ है, इंशाल्लाह वो हम उसको अचीव भी करेंगे। और जो बाकी भी चीज़ें देखिए उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रोग्रेस होगी। और हमने जिस तरीके से पिछले भी रिव्यू डिस्कशंस में जी। वी कंक्लूडेड दोज विद अ पॉजिटिव एंडिंग, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि मार्च में भी इसी तरह ही होगी। देखिए ओवरऑल मईशत में जो बेहतरी है वो आपके सामने है। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में भी, राइट साइजिंग के हवाले से भी, टैक्स रिफॉर्म्स में भी देख रही हैं आप। अभी फेसलेस कस्टम्स का जो तरीक़ाकार है वो आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया जाके। तो देखिए बेहतरी, पॉलिसी रेट में कमी है। और IMF के साथ जब डिस्कशंस होती हैं तो एक होलिस्टिक डिस्कशन होती है अराउंड ऑल स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स। और उसमें आई एम सर्टेन इंशाल्लाह कि मार्च में फिर से एक पॉजिटिव कंक्लूजन होगी जी IMF के साथ डिस्कशंस की। राइट, बिलाल अजहर कियानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान की सियासत फिर तनाव का शिकार हो चुकी है। एक सोच पाई जाती थी कि हुकूमत और अपोजिशन जमातों के माबैन मुज़ाकराती अमल से मुस्तकबिल की राह निकल सकेगी। फिर से पाकिस्तान की सियासी जमातें पाकिस्तान की सियासत को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, मगर ऐसा नहीं हो रहा। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकराती अमल तातुल का शिकार हो चुका है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद तीसरे दौर का एहतमाम अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। 2 जनवरी को होने वाली आखिरी मुलाकात के बाद से मुज़ाकराती अमल तात्तुल का शिकार है। तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल में बानी रहनुमा तक गैर निगरानी रसाई पर इसरार तनाज़े की वजह बन चुका है। जबकि हुकूमती मौक़िफ़ की बात की जाए तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं है। PTI का मुल्क को नुकसान पहुंचाने का हर हरबा नाकाम हो चुका है। रिहाई अदालतों के फैसलों पर मुनहसर है। मैं अदलिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, ना ही कोई ज्योतिषी हूँ कि कोई पेशगोई कर सकूँ। हुकूमत की कोशिश है कि किसी तरह सियासी इस्तेहकाम लाया जा सके। ख्वाजा आसिफ के इस बयान को अगर जांचने की कोशिश की जाए तो हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना हुकूमत तहरीक इंसाफ के बानी और ना ही सियासी वर्कर्स की रिहाई की यकीन दहानी करवा सकती है। जहां तक 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात को देखा जाए तो मामलात पहले से अदालत में हैं और केसेस के फैसले आ रहे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बयान एक मरतबा फिर अहमियत इख्तियार कर जाता है कि हमें अपनी गलतियों को तस्लीम करके आगे बढ़ना होगा। गलतियों को तस्लीम किए बगैर मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ सकेगा। ऐसे में मुज़ाकराती अमल कैसे चल सकेगा, वो अहम सवाल है जिसके जवाब की हमें तलाश है। क्या हमारी सियासी जमातें गलतियां तस्लीम करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर उमैर खान न्याजी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही, एक तो मैंने हवाला दिया वज़ीर दिफ़ा के बयान का, लेकिन थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ ने एक और बयान दे दिया है जिसमें आप लोग तो बात कर रहे थे कि थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स तब तक शुरू नहीं होगा जब तक खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाते हैं। बट उनका बयान ये कह रहा है कि बानी की ट्वीट के बाद मुज़ाकरात अब बनते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा एहतमाम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। मतलब ख्वाजा आसिफ ने तो एक तरीके से बात ही ख़त्म कर दी। ये तो सिर्फ हुज्जत पूरी हो रही है, इसका फ़ायदा तो कोई है ही नहीं। हाँ जी, ब बयान जिस तरह के आ रहे हैं, ये तो बयान मुज़ाकरात शुरू होने से पहले भी इसी तरह के थे। ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। देखें, ऑपोज़िशन जमातों का क्या किरदार होता है। ऑपोज़िशन जमातें हमेशा सिस्टम की क्रिटिक होती हैं, वो क्रिटिसाइज़ करती हैं और आपके जितने लूप होल्स हैं, उनको पिन पॉइंट करते रहेंगी। जो नाइंसाफ़ी हैं, उनको उन्होंने जो है ना हाइलाइट करना ही करना है। ऑपोज़िशन अपने रोल से पीछे तो नहीं हट सकती। जो 9 मई को हुआ, ठीक है, वो अवाम के सामने आना चाहिए, उसको प्रॉपर्ली थ्रैश आउट होना चाहिए, हमारी यही डिमांड है। जो 26 नवंबर को गोलियाँ चलाई, क्या हम उसमें क्या जस्टिफाइड नहीं है उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी मानने में? तो हुकूमत को ये चीज़ें देनी चाहिए, अगर वो डेमोक्रेटिकली दे देंगे ठीक है, वरना अदालतों का तो रास्ता है ही है। 9 मई पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पिटीशन एक गई हुई है तहरीक-ए-इंसाफ की। अगर इसमें भी नहीं होगा तो देखें 26 नवंबर वाले वाक़ये पे तहरीक-ए-इंसाफ ने प्राइवेट कंप्लेंट जिसे इस्तिग़ासा कहते हैं, वो भी फाइल किया हुआ है। जी। और
कल को अगर ये नहीं देते जुडिशल कमीशन तो उसके लिए भी अदालतों को अप्रोच किया जा सकता है। बात है ये तो उन्होंने देखना है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है कि नहीं लानी, हम्म। या कि इसी तरह मुल्क को फंसाए रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद देखना है कि उनका अपना इंटरेस्ट किधर लाए करता है। तो ये अब उनकी कॉल है। ठीक। बाकी जो तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज करते थे कि जी ये बैठते नहीं है, बातचीत नहीं करते पॉलिटिकल फोर्सेस से, तो तहरीक इंसाफ इससे ज्यादा अपनी बोनाफाइडी क्या शो करे। ठीक। अच्छा, इसमें इसमें देखें, आप जो बात करें कि हुकूमत का काम है इस्तेहकाम लाने की, वो बात तो करते हैं सियासी इस्तेहकाम, लेकिन एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो शराइत रखती है ना, वो हम पूरी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी इनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और वो इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए। अब उस पर बार बार आप सुन लें बयानात ये आते हैं कि जी वो फैसला अदालतों ने करना है, हमने तो करना नहीं है। फिर 9 मई का आप जिक्र करते हैं, 9 मई पे भी बहुत सख्त बात हमेशा से आई है कि वो जो लोग मुलव्विस हैं उनको तो किसी सूरत माफ़ किया नहीं जा सकता है। अभी पिछले दिनों जो DGISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 9 मई के हवाले से, उनका भी बहुत क्लियर एक मौक़िफ़ सामने आया मुलव्विस लोगों को सज़ाएँ देने के हवाले से। तो इसके बाद बात कैसे बढ़ेगी? और अब जो खान साहब का लेटेस्ट ट्वीट आया है, अब तो उनको एक और एक्सक्यूज़ मिल गया ना कि खान साहब तो तनकीद भी करते हैं और फिर कहते हैं मुज़ाकरात भी करें। अच्छा देखिए, मुज़ाकरात जो स्टार्ट किए हैं वो कोई तहरीक-ए-इंसाफ की कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है कि हुँ। तहरीक-ए-इंसाफ आज कमज़ोर पड़ गई है, पर्चों से घबरा गई है तो नेगोशिएशन की टेबल पे बैठ गई है। और मुज़ाकरात शुरू करने का ये भी मकसद नहीं है कि आप अपने मौक़िफ़ को अबैंडन कर देंगे। जो हमारा मौक़िफ़ है, जो पॉलिटिकल लाइन है वो तो हमने लेनी है ना। हुँ। अब ये तो नहीं बताएँगे हमने जो है ना कि जी कौन-सी सियासत करनी है, कौन-सी लाइन लेनी है। तो इमरान खान ने एक वाज़ेह लाइन ली हुई है। बाकी जहाँ तक है इमरान खान साहब की बात, देखिए वो तहरीक-ए-इंसाफ की डिमांड नहीं है कि इमरान खान को छोड़ें। ये पूरी अवाम की डिमांड है। देखिए 8 फरवरी का इलेक्शन उसका जीता-जागता सबूत है। देखिए आपने जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ली, आप सिस्टम से इमरान खान को मिटा नहीं सके। मतलब ये सिस्टम को भी रियलाइज़ करना चाहिए। आज इमरान खान की फॉलोइंग है और मैं समझता हूँ कि जब 9 फरवरी को इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, 9 अप्रैल को सॉरी इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, हुँ। उसके बाद बतदरीज इमरान खान ने गेन किया है। चाहे जितनी पार्टी पे मुश्किलात आई होंगी, वर्कर्स ने सही, पार्टी का सिंबल छिन गया, मगर आज भी तहरीक-ए-इंसाफ उस पोज़ीशन से बेहतर पोज़ीशन में खड़ी है। बाकी 9 मई के केसेस का जितना कर लें, देखें वो भी तहरीक-ए-इंसाफ ने एक्टिवली बर्दाश्त किए हैं। अब आप कहें कि जी आर्मी कोर्ट्स ने सज़ाएँ कर दी, तो वो सज़ाओं की तो हैसियत नहीं है ना। देखें अभी तक सुप्रीम कोर्ट आप देख लें कि अपील पड़ी हुई है पेंडिंग। जो फैसला है 4-1 से किसके हक में है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। तो अगर आप उस फोरम के ज़रिए सज़ाओं को आप जस्टिफ़ाई करें कि नहीं जी आपका मौक़िफ़ साबित हो गया, तो मैं समझता हूँ वो नाकाफ़ी है। और हुँ। उस वजह से आपको इंटरनेशनली भी हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। क्योंकि देखिए आपने खुद ये ट्रीटी साइन की थी। कोई तहरीक-ए-इंसाफ ने नहीं कहा था कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आप साइन करें। हुँ। मतलब अदालत की एक डिफाइंड पोज़ीशन होती है कि अदालत कौन-सी अदालत होती है जो ओपन हो, फेयर हो, जहाँ ट्रांसपेरेंट ठीक है। प्रोसीडिंग हो। चलिए, वो आज सज़ाएँ इंट्रा कोर्ट अपील हमारे सामने, उस पे जब तक फ़ैसला ऑब्वियसली कोई नहीं आता या इसके बरक्स नहीं आता, तब तक ये मामला चलते रहेंगे अदालतों के और सज़ाओं के। ये बताइए, ये जो मैंने अभी ज़िक्र किया, क्योंकि अभी लेटेस्ट तो उसी पे बात हो रही है ना, ये जो इनका एक ट्वीट आ गया है जिस पे वो फ़ौज के सरबराह पे और वज़ीर-ए-आज़म पे खान साहब ने तनकीद की है, और फिर साथ-साथ वो कहते हैं मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है। मुझे ये बताइए, आर यू ऑल्सो वन ऑफ दोज़ पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ये कहते हैं खान साहब को कि जनाब अब अगर मामलात बातचीत की तरफ चले हैं तो थोड़ा-सा नरम रवैया रखें, थोड़ी-सी लचक लाएँ, और ये जो बहुत सारे लोग आपके PTI के आके कहते हैं कि जनाब कंट्रोल सारा सोशल मीडिया का अमेरिका में गया हुआ है, खान साहब को वो कंट्रोल वापस लाने की ज़रूरत है ताकि ये वाले मामलात इतनी कशीदगी तक ना जाएँ? अच्छा देखिए, सोशल मीडिया एक मतलब उसकी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। अगर कोई एक पार्टी क्लेम करे या कोई इंडिविजुअल या कोई एक सर्टेन सेगमेंट क्लेम करे कि वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करता है, तो मैं समझता हूँ ये कहना नहीं, फालतू खान था। साहब के ट्वीट्स देखिए बाहर से हो रहे हैं ना? देखिए, उनके ट्वीट्स बाहर बाहर से से हो चल रहे रहे हैं, हैं मगर सोशल जो मीडिया खान साहब हैंडल्स। की प्रोफाइल से ट्वीट होंगे, तो वो खान साहब ओन करते हैं। वो तो उनसे नहीं डिनाई करते। हुँ। बाकी देखें, मुज़ाकरात के लिए जो रूम क्रिएट हुआ है, देखें, तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई थोड़ी कंसेशन दी है। अगर 2 डिमांड्स तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है, इसमें अभी तक 8 फरवरी की डिमांड ऑन टेबल नहीं है। हुँ। अभी मैंडेट की बात नहीं की। आपकी पता है तहरीक-ए-इंसाफ को आज तक रिज़र्व सीटें नहीं मिली। क्या तहरीक-ए-इंसाफ ने अभी तक वो चीज़ को एजिटेट की है? कि जी पहले इसको करें फिर मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएँगे। हुँ। आपको साफ पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके हक में है? तहरीक इंसाफ की औरतों और माइनॉरिटीज़ के हक में है ना। फिर भी आज तक सीटें नहीं दी गई। वो लेटरबाज़ी का
जो है ना उसको शिकार बनाया गया। बात है मुज़ाकरात करने के लिए दोनों साइड्स को प्रैग्मैटिक स्टेप्स टेबल पे लेने होंगे, हम्म। कॉस्मेटिक चीज़ों से नहीं होगी। लफ्ज़ी गोलाबारी बंद भी कर दें, वो मानी नहीं रखती। बात है लफ्ज़ी गोलाबारी में आप जितना मर्ज़ी जस्टिफ़ाई कर दें, आप जो है ना यूनाइटेड नेशन में चाहे कागज़ फाड़ के आ जाएँ, वो वक़्त नहीं रखता। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, तो प्रैक्टिकली जो करना है वो करें, और प्रैक्टिकली करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के लिए स्पेस निकलेगी। देखिए पाकिस्तान कोई ये एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है। देखिए ये 25 करोड़ पाकिस्तानी, 25 करोड़ मुसलमानों का मुल्क है, और ऐसा मुल्क है जो एटमी पावर है, और हम्म। जो एक किस्म की पूरी उम्मत मुस्लिमा की ढाल है, तो उसकी प्रोटेक्शन हम सब पे फर्ज सही। है। और आप कह उसमें रहे हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली 78 साल हुए ही सारे एक्सपेरिमेंट्स पाकिस्तान के साथ है और यही यहाँ पे जोड़ना, हुए। मगर अब अब खत्म बिल्कुल होना यही। चाहिए। अब ये बताइए कि अभी जिस तरह आपने कहा कि प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए, दोनों तरफ से इंटेंट होगा तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे, वरना बदनीयती के साथ चीज़ें आगे नहीं चल सकती हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब आजकल काफ़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। एक तो उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब का अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न है या कोई और सेहत के मामलात हैं तो उनकी मुंतकली के बारे में बात हो सकती है या उसके इम्कानात हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो 1973 का आइन है और जो सीओडी दो जमातों के दरमियान हुआ था, मिसाक जमहूरियत पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान 2006 के अंदर, वो कहते हैं कि उस पे अमल करने की ज़रूरत है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी किस्म के किसी मिसाक का हिस्सा बन सकती है जिसमें बकौल उनके तमाम लोग अपनी गलतियां पहले तस्लीम करें कि किया क्या क्या गलत है, इट्स सॉर्ट ऑफ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, के फिर आगे मामलात बढ़ेंगे? ऐसे इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाने से चीज़ें आगे नहीं चल सकती। अच्छा ये देखें जी, मुआहदे साइन भी हो जाते हैं, मुआहदों की पासदारी नहीं होती। बुनियादी तौर पे अगर सीओडी को ही उठा के देख लें, हम्म। दोनों पार्टीज़ ने कब साइन किया, जब दोनों पार्टीज़ एग्ज़ाइल में थी, और इन्हें प्रेशर था कि जी इनकी पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान के अंदर कम से कम ख़त्म हो चुकी थी। और उस वक़्त का सीओडी उन्होंने किया किसके खिलाफ? एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ किया, और उसकी क्लॉज़ बाय क्लॉज़ अगर आप रीडिंग कर लें, क्या आज वो अमल कर रहे हैं? क्या आज हम्म। ये का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इन्होंने तो कहा था हम अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर बाकी सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सब कुछ जो है ना बेसिकली जो है ना, इस तरह की मिसाक का उस वक़्त तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक अवाम उसकी स्टेक होल्डर नहीं होगी। देखिए, पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं? नहीं बेटा, अगर पाकिस्तान सारे की मईशत। लीडर जिस तरह से वो कहते हैं कि जनाब अगर आज आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान तीन लोग बस टेबल पे बैठ जाएं तो पाकिस्तान के, वो कहते हैं, 70 सालों के मसाइल 70 दिन में हल हो सकते हैं। देखें, टेबल पे बैठ भी जाएँगे, उससे हल नहीं होंगे। बात है कि जब लीडरान की सबकी जायदादें बाहिर हों, स्टेक्स बाहिर हों, और पाकिस्तान खाली हम आएँ अपना हक़ हुक्मरानी एक्सरसाइज़ करने के लिए, तब तक पाकिस्तान जो है ना नहीं ठीक हो सकता। देखिए, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अवाम है। आज तक किसी भी मिसाक का हिस्सा अवाम नहीं हुई। अवाम की विल तो काउंट ही नहीं होती। 8 फरवरी का इलेक्शन इसका जीता जाता सबूत है कि हम्म। जिसने वोट दिया, पर्ची उसकी काउंट ही नहीं हुई। तो आज भी अगर इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है, चले इमरान खान से उनकी मोहब्बत ज़रूर होगी, मगर देखें अवाम को सबसे बड़ा दुःख क्या है कि जो मैंने अपना वोट दिया था, अपना राइट एक्सरसाइज़ किया था, वो तो मेरा काउंट ही नहीं हुआ। तो मतलब मेरी अपनी एग्ज़िस्टेंस किधर है? अवाम की एग्ज़िस्टेंस को एक दफ़ा कम से कम एक्नॉलेज करना चाहिए। उन चीज़ों को हम टेक इंटू अकाउंट करेंगे, फिर ही कोई मिसाक इस मुल्क में कामयाब होगा। अच्छा, ठीक है, चलें, आप कहते हैं कि इस तरीके से नहीं हो सकता कि साथ टेबल पे बैठ गए तो मामलात हल हो जाएँगे। एक और चीज़ जिस पे बहुत बहस हुई पिछले दिनों, डील की ऑफ़र्स कहाँ से हुईं, कैसे हुईं? शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने मोहसिन नक़वी साहब का नाम लिया। आज इसी ट्वीट का जिसका मैंने हवाला दिया ख्वाजा आसिफ़ का, उसमें उन्होंने ख़ान साहब की मुंतकली को लेके, बनीगाला मुंतकली को लेके भी ये बात की है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दावे हैं, सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की ख़्वाहिश है। ना ही कोई इस किस्म की उनको मुंतकिल करने की कहीं पर बात की गई है, ना ही किसी ने कोई डील ऑफ़र किया है। अच्छा जी, बिल्कुल, ख़्वाहिश तो तब हो ना कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बंदा उसी चीज़ की ख़्वाहिश करता है ना। देखें इमरान खान साहब का अल्लाह का शुक्र है ये 520 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें। मतलब जो है ना वो पिम्स अस्पताल तो दूर की बात है, अडयाला जेल के अस्पताल तक का उन्होंने विज़िट नहीं किया। माशाअल्लाह से अपनी सेहत में अपना जो होश-ओ-हवास पूरा जो है ना कंट्रोल है, मामलात ठीक है, कोई किसी तरह का स्ट्रेस नहीं। हुँ। स्ट्रेस हो तब बंदा परेशान हो, बंदा डिमांड करे कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दें। तो वो ना ख्वाहिश है, ना डिमांड है ऐसी। अपने पैरों पे इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि वो जब बाहर आएँगे
तो इन केसेस से जान छुड़ा के ही तो आएंगे। खान साहब को अगर ऑफर भी की जाती है कि जनाब जमान पार्क चले जाएं, बनीगाला चले जाएं, तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, नहीं जाएंगे वो? ऐसी कोई चीज बिल्कुल कार्ड पे है ही नहीं। ठीक है क्योंकि देखिए बैरिस्टर। 500 प्लस दिन किस लिए काटे हैं कि इन हम्म। केसेस को खत्म करने के लिए। तमाम ट्रायल तो फेस कर लिया, मंडे को अलकादिर लगे, आपने अगर सजा देनी है सजा दें, हम्म। क्विट करना है क्विट करें, चीजें डिसाइड हो गई हैं, अब और ठीक कितना है। देर ये खान जेल साहब को से खान सिस्टम साहब रख कहीं सकेगा। रिहाइश गाह पे मुंतकिल नहीं होंगे। बैरिस्टर उमैर खान न्याजी साहब, थैंक यू वेरी मच विनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। इजराइल आज बेलगाम हो चुका है। खौफ और डर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। ना हमास और ना ही हिजबुल्लाह में जवाब देने की सकत बाकी रही है, और ना ही बशारुल असद की हुकूमत बची है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर भी हमले की तैयारी जारी है। ये वो वक्त है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि आज इजराइल की दिफाई ताकत के सामने कोई ठहरने की हिम्मत नहीं कर सकता। यही वो वक्त था जिसका सेहूनी रियासत को गुज़श्ता 76 बरस से इंतजार था। अपनी बदमस्त ताकत के नशे में इजराइल वो कर गुजरा जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। सेहूनी रियासत ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी करके दुनिया के सामने अपने छुपे अज़ाइम मुकम्मल तौर पर जाहिर कर दिए हैं। इजरायली हुकूमत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जारी नक्शे में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लेबनान और दीगर अरब ममालिक को सेहूनी रियासत का हिस्सा दिखाते हुए इसे इजराइल का तारीखी नक्शा करार दिया है। सोशल मीडिया पर ग्रेटर इजराइल नक्शे की तशहीर के बाद फ़लस्तीन, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ग्रेटर इजराइल नक्शे की मजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद किया, जबकि सऊदी हुकूमत ने इजरायली अक़दाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि नक्शे की तशहीर इजरायली हुक्काम के गासिबाना इरादों को जाहिर करती है। ऐसे इक़दामात इजरायली कब्जे को मुस्तहकम करने, खुद मुख्तारी पर हमले और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के इरादों को जाहिर करते हैं। मगर अफसोस, गुज़श्ता 15 माह से जारी नस्ल कुशी की कार्रवाई हम सब के सामने होने के बावजूद हम भूल बैठे हैं कि इजराइल की गज़ा, लेबनान और शाम के खिलाफ कार्रवाइयाँ ग्रेटर इजराइल प्लान का हिस्सा हैं। ग्रेटर इजराइल प्लान की तारीख की बात की जाए तो सेहूनी रियासत ने सरकारी सतह पर कभी भी ग्रेटर इजराइल का तज़किरा नहीं किया था, और ना ही कभी 1948 में कायम हुदूद से बाहर अरब सरजमीन को अपनी डोमेन का हिस्सा बनाने का दावा किया। यहाँ तक कि गज़ा, वेस्ट बैंक, सहराए सीना पर कब्जे के बाद 1967 में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जे के बावजूद ग्रेटर इजराइल प्लान की बात नहीं की। इजराइल हुकूमत का सिर्फ ये कहना होता था कि हम सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इन इलाकों के इंतज़ामी उमूर देख रहे हैं। अलबत्ता 1980 में गोलान की पहाड़ियों और जेरूसलम को अपना हिस्सा करार देना शुरू किया। इजराइल ने कभी भी रियासती तौसी को ग्रेटर इजराइल के साथ नहीं जोड़ा। ग्रेटर इजराइल का हवाला सिर्फ और सिर्फ मजहबी स्कॉलर्स के तस्वुरात में एक अफसाने की हैसियत रखता था। ग्रेटर इजराइल की इस्लाह पहली मरतबा 1982 में लेबनान पर इजरायली हमले के बाद मीडिया की जीनत बनी। ये वो वक्त था जब इजरायली अफवाज लेबनान के लेतानी दरिया से आगे पहुंच चुकी थी, जिसके बारे में इजरायली मजहबी स्कॉलर्स का कहना है कि इसका तज़किरा बाइबल में मौजूद है और ये ग्रेटर इजराइल की शिमाली सरहद है। ये कोई इत्तफाक नहीं था। इसी दौरान ग्रेटर इजराइल की इस्लाह मंजर-ए-आम पर आई और इजरायली सरबरा मेनाहेम बेगिन इसका अपनी तकारीर में जिक्र किया करते थे। अलबत्ता 2000 में जब इजराइल लेबनान से निकला तो हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह शहीद ने बिनते जबल में अपनी मशहूर तकरीर में ऐलान किया कि ग्रेटर इजराइल का मंसूबा ख़त्म हो गया है। हसन नसरुल्लाह की तकरीर के 20 बरस बाद एक मरतबा फिर ग्रेटर इजराइल प्लान उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बजालेल स्मोट्रिच ने एक डॉक्यूमेंट्री में इंटरव्यू के दौरान अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि उनका ख्वाब है कि ग्रेटर इजराइल दरियाए नील और फुरात से फैलेगा, जिसमें सेहूनी रियासत की हदूद जेरूसलम से लेकर शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क तक फैली हुई होगी। मार्च 2023 में फ्रांस में एक सेमिनार से खिताब करते हुए इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर ने एक मरतबा फिर ग्रेटर इजराइल के नक्शे वाले पोडियम के सामने तकरीर की, जिसमें फ़लस्तीन, उर्दन और शाम के इलाके शामिल थे।
ग्रेटर इजराइल प्लान ना कोई अफसाना है और ना ही कोई ख्वाब। ग्रेटर इजराइल प्लान सेहूनी रियासत का मिशन है जिस पर गुज़श्ता 76 बरसों से सेहूनियत गामजन है। आज तक जिस प्लान का तस्करा करने में सेहूनियत खौफ का शिकार थी, आज उसका तस्करा सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से किया जा रहा है। ग्रेटर इजराइल के नक्शे की खूब तशहीर की जा रही है। तशहीर की सिर्फ एक वजह है कि आज इजराइल बेखौफ हो चुका है। गुज़श्ता 15 माह से जारी फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी से इजराइल जान चुका है कि मुस्लिम उम्मा बेबस और खौफ का शिकार है और उनकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.